नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। गंगा नदी तंत्र में हमने अब तक गंगा की कुछ सहायक नदियों को देखा और इसके किनारे बसे शहरों के बारे में अपन ने बात की। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। इसके संबंध में अपने इसके उत्तरी तट और दक्षिणी तट दोनों तटों की नदियों के संबंध में हमने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन उत्तरी तट की नदियों को एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। रामू गो गागरो गंडक बाग्यो कोस महानंदा। क्या ट्रिक बनी? इस वाले तट से जो नदियां गंगा में मिलती है उत्तरी तट से, या आप कहोगी उसके बाएं वाले तट से, अगर यूं गंगा नदी बहती है तो ये वाली साइड कौन सी होगी? ये बाएं हाथ की साइड होगी। इस वाली साइड से यानी बायां तट, इसे आप क्या कहोगे? इसे तो अपन कहेंगे गंगा का बायां तट, ठीक है, या कहोगे कि उत्तर से, उत्तर वाली दिशा से मिलने वाली नदियों की एक ट्रिक मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिखाई। उस ट्रिक में हमने क्या देखा? रामू गो गागरो गंडक वाग्यो कोस महानंदा। इसमें हमने पहली जो कौन सी नदी थी? रामगंगा। रामगंगा गो से हमने बनाई गोमती, उसके बारे में अपन पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, ठीक है। रामगंगा, गोमती, कालो गागरो तो काली नदी, शारदा नदी भी उसको बोलते हैं, काली नदी, घाघरा नदी तक अपन ने पढ़ लिया था। आज हम जो शुरू कर रहे हैं इसके बाद में गंडक नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ आपको नदियों के बारे में कोई पीएचडी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज यहाँ नहीं चाहिए। सिर्फ अपने को साधारण तरीका, उद्गम कहाँ से है और गंगा में किस तरह से मिलती है, हल्का सा इसका आपको एक मानचित्र के रूप में आपके समझ में आना चाहिए। बहुत ज्यादा जानकारियां इन सहायक नदियों की अपने को नहीं लेनी है, साधारण जानकारियां अपने को लेनी है। हाँ, अगर आप उस स्टेट से हो और स्टेट का पेपर दे रहे हो तब बात अलग है। बाकी इंडिया लेवल पर अपन मुख्य नदी गंगा है और गंगा की सहायक नदियों को हल्का हल्का अपने को देखना है। तो अपन आज के लेक्चर में शुरू करते हैं गंडक नदी से। गंडक नदी, इससे पहले वाली नदियां हमने पढ़ लिखी। देखो, ये तो है मेन गंगा, ये मुख्य है आप गंगा नदी। ये जो मैं आपको गहरा कर रहा हूं, ये कैसी है? ये गंगा नदी, जिसे मैं गहरा कर रहा हूं, ये नदी कैसी रहेगी? ये तो मुख्य गंगा नदी। इस नदी में जगह जगह नदियां आकर के मिलेगी। हल्का सा मानचित्र आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। तो ये इस तरफ जो नदी आकर मिली, इसे तो अपन कहते हैं यमुना। तो ये दाएं तरफ, देखो ये दाएं तरफ से मिल रही है, ये दक्षिण दिशा से मिल रही है, ठीक है। तो यमुना गंगा की दक्षिणी तट की, या यूं कहूं कि दाएं तट की, दक्षिण दिशा से मिलने वाली दाएं तट की सबसे मुख्य नदी कहलाएगी। फिर अपन ने देखा बाएं तट से, ये संख्या में ज्यादा है तो इन्हें अपन ने ठीक से याद किया था। यहां से हमने पहली नदी देखी, वो बनी थी कौन सी? रामगंगा। इसे अपन ने कहा था रामगंगा। यहां से जो निकली इसे कहेंगे अपन गोमती। यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर, इसे आप याद रखोगे। फिर गोमती नदी, इधर से निकली कर्नाली, जिसे शारदा भी बोलते हैं। इसे दूसरा नाम क्या है? शारदा। और ये जो यहाँ आई, इसे बोलते हैं गागरा, ठीक है। शारदा और गागरा यहाँ पर बाराबांकी के निकट एक रामनगर नाम की जगह वहां मिल जाती है, फिर आगे जाती है, ठीक है। फिर यहां से अपने को ये गंडक मिलेगी, ठीक है। फिर यहां से बागमती, फिर कोसी, फिर वही इस तरह से आगे जो नदियां होगी महानंदा वगैरह, वो सारी मिलती जाएगी। अपन शुरू करते हैं गंडक नदी से। गंडक नदी गंगा की उत्तर दिशा से, मतलब बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी। आपको पता है वो सारी। उद्गम देखते हैं, उद्गम कहां से? उद्गम कहां से होगा? नेपाल हिमालय से। कहां से इसका उद्गम होगा? नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय में कहां से होगा? धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के मध्य से। धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के मध्य से, यहां से इसका उद्गम होता है। गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है? धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के मध्य से गंडक नदी का उद्गम होता है, ठीक है। चंपारण से बिहार में प्रवेश करती। चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है। देखो, यहां पर अपने को ज्यादा फैक्ट का कचरा नहीं लगाना।
कई किताबें क्या करती है, बहुत सारे फैक्ट आपको उड़ेल करके रख देती है, वो काम का नहीं होता। अगर आप इंडिया लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो किस स्थान से प्रवेश करती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। इसके बजाय गंगा में कहाँ मिलती है उस सिटी को आप याद करें। हाँ, अगर ये यूपी, बिहार और यूपी के छात्र अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके इलाके की नदियां हम मानते हैं कि उनको अपने लोकल जो उनकी रिवर्स है उनको अच्छे से याद करना होता है। लेकिन अगर आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो छोटे पेपर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना डीप पूछा जाए। फिर भी हम लिखा देते हैं फैक्टर, तो इतने इन पे आप अगर ज्यादा फोकस ना करें तो भी कोई बात ज्यादा नहीं होगी। सिर्फ आपको गंगा की सहायक नदी है और किस साइड से है और हल्का सा उद्गम अगर कई बार मिलान करने वाले सवालों के रूप में आ जाए तब आपको याद करना है। तो ठीक है, ये चंपारण से बिहार में प्रवेश करती कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना। हाँ, ये गंगा में मिलती कहाँ है उसे आप याद करेंगे। ये सोनपुर में गंगा में मिलती है, सोनपुर में गंगा में मिलती है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। गंगा में मिलन पॉइंट आपको याद होना चाहिए सोनपुर में। तो सोनपुर कहाँ है, बिहार। सोनपुर में गंगा में मिलती है। तुक्का कैसे बनाओगे याद करने का, देखो सोनपुर जो है ना, सोनपुर में एक पशु मेला लगता है, सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। तो सोनपुर में पशु मेला और जो यहाँ नदी है उसका नाम है, देखो पशु के नाम पर है गंडक। गंडक कुत्ते को बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, राजस्थान में गंडक कुत्ते को कहा जाता है। तो गंडक जो है वो सोनपुर में मिलती है, मतलब जहां पशुओं का मेला लगता है, ट्रिक बना के जुगाड़ करके अपन इसको याद कर सकते हैं। तो सोनपुर में ये नदी गंगा में मिल जाती है। तो ये नदी कौन सी होगी, ये होगी, यहाँ सोनपुर है और ये नदी जो है यहाँ पर गंगा में मिल जाएगी इस तरफ से। ये हमने इसको यहाँ पर इसका मिलान करवा दिया। तो ये हमने पढ़ा गंडक नदी के बारे में। ज्यादा जानकारी अपने को यहाँ पर सारी जानकारी एक जगह नहीं करनी, क्योंकि इतना ज्यादा फैक्ट हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होते हैं। जो बेसिक जानकारी है ना वो रखो, जब एक बार ये क्लियर हो जाए उसके बाद यदि कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है कभी सवालों में तब उसको इकट्ठा करो, वरना एक साथ करने पर हम एक पेज में गंडक नदी पढ़ लेंगे पूरी कंप्लीट, उसकी 20 लाइन लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है। आपके पास फैक्ट ज्यादा हो जाएंगे, मेमोरी में कम संग्रह होगा, तो फायदा उससे नहीं होने वाला। यही बेसिक जानकारी अपने को एग्जाम में सवाल इसके करवा सकती है। गंडक नदी क्लियर हुई, इसके बाद अपन चलते हैं, देखो वही वापस लिख सकते हैं, रामू को गागरो, रामू को काड़ो गागरो, गंडक वाग्यो। वाग्यो मतलब बागमती, बागमती नदी। इसके बारे में खास जानकारी अपने को नहीं करनी, सिर्फ उद्गम याद रखो। उद्गम कहाँ हुआ, नेपाल हिमालय में। इसका उद्गम कहाँ है, नेपाल हिमालय। काठमांडू घाटी बताते हैं, काठमांडू घाटी में एक जगह है बर्दवार, बर्दवार, बर्दवार से काठमांडू घाटी में एक जगह है बर्दवार, वहां से कहते हैं कि बागमती नदी का उद्गम होता है और बेगूसराय के निकट गंगा में मिल जाती है। बेगूसराय के निकट गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी, बागमती नदी। तो ये जानकारी हुई बागमती नदी के बारे में। ज्यादा नहीं याद करना, नेपाल हिमालय से है, बर्दवार जगह थोड़ी सी याद रखो, और ये इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय के निकट ये गंगा में मिल जाती है। तो ये जानकारी हमने देखी बागमती नदी के बारे में। इसके बाद आगे चलते हैं कोसी नदी। इसके बाद कौन सा करेंगे, कोसी नदी को पढ़ते हैं। कोसी नदी के नाम से इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछ लिया जाए। पहला काम करेंगे इसका उद्गम। कोसी नदी कहां से निकलती है, इसका उद्गम है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। माउंट एवरेस्ट जो बनी हुई है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर की दिशा से ये नदी निकलती। ये गंडक थी, ये वो थी, यहां से मान लेंगे, ठीक है, इस वाली साइड से। गुसाईनाथ चौकी, जगह का नाम क्या है, गुसाईनाथ। जहां से कोसी नदी निकलती है उस जगह का नाम क्या है, गुसाईनाथ। उस गुसाईनाथ से ये नदी निकलती है। सिंपली आप रखो कि माउंट एवरेस्ट के उत्तर से। जगह का नाम अगर स्पेशली पूछ ले तो
गोसाईनाथ जगह से अरुण जलधारा के रूप में, अरुण जलधारा के रूप में अगला क्या लिखेंगे अपन इसमें नोट्स में, अरुण जलधारा के रूप में इसका उद्गम हुआ। मतलब जब ये निकलती है उस समय इसका नाम क्या होता है, अरुण नदी होता है, अरुण जलधारा होता है। तो वो जलधारा जो निकलती है उसे अरुण नदी, छोटा एक नाला टाइप होता है अरुण जलधारा, उस समय इसका नाम क्या होता है, अरुण जलधारा। बाद में सुनकोसी व तामूर कोसी, बाद में दो नदियां, छोटी नदियां, एक तो सुनकोसी है और दूसरी तामूर कोसी। यानी कि जब ये माउंट एवरेस्ट में गोसाईनाथ चोटी से निकली तो उसमें थोड़ी दूर चलने के बाद इसमें दो नदियां आकर के मिलती है। कौन सी, सुनकोसी और दूसरी तामूर कोसी। बाद में सुनकोसी व तामूर कोसी इसमें आकर मिलती है और सप्तकोसी बन जाती, सप्तकोसी बन जाती। फिर इसे क्या बोलते हैं, इसका सही नाम क्या बन जाता है, सप्तकोसी नदी इसका एक सही नाम पड़ जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने इस नदी के बारे में देखा। ये कहाँ मिलती है, ये भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, भागलपुर में गंगा में मिल जाती है। अगला फैक्ट क्या लिखेंगे, पहली जानकारी नदी के बारे में उद्गम। किसी भी नदी के बारे में अगर एग्जाम में सवाल पूछने का चांस बढ़ेगा तो उसके उद्गम को लेकर पूछा जाएगा। तो पहला काम, आपको कोई भी नदी पड़े तो कोशिश करो कि उसका उद्गम अपने को पता हो जाए कि कहाँ से निकलती है, फिर किसकी सहायक नदी है, या तो मुख्य नदी होगी खुद या फिर किसी बड़ी नदी की सहायक नदी होगी, वो भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद अपने को देखना है कि उस नदी से कहाँ मिलती है। तो कोसी नदी जो है ये गंगा में भागलपुर के निकट मिलती है, भागलपुर में गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी जो है, जो माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढलानों से निकलती है गोसाईनाथ चोटी से, वो गंगा में भागलपुर में मिल जाती है। और भागलपुर भी गंगा किनारे बसा हुआ शहर है, इस बात को आप जानते हैं। तो कोसी नदी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद आगे चलो, यहाँ ये मैं लाइनें खींच रही है, ये सब नदियों वाला ही है, ठीक है। इसके बाद एक बचेगी महानंदा। इसके बाद जो बची महानंदा, ये जो महानंदा नदी है इसका उद्गम कहाँ है, इसका उद्गम मिलेगा दार्जिलिंग पहाड़ी में। दार्जिलिंग पहाड़ियों से ये कहां से निकलती है, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों, मतलब ये वाला इलाका जो है ना, ये दिख रही है आपको, ये इस वाली साइड से निकलती है। मतलब इसका उद्गम कहाँ है, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ है, पश्चिम बंगाल। भारत के मैप से भी, नक्शे से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और दार्जिलिंग वाली जगह से कई बार पूछा जाता है, क्योंकि जो नए लड़के होते हैं ना, पहली बार पेपर देने जाते हैं, उन्होंने दार्जिलिंग के नाम पे सिर्फ चाय सुन रखा होगा, दार्जिलिंग टी, और उन्हें लगता है कि चाय तो आसाम में बनती है, तो वो दार्जिलिंग को हमेशा कहाँ करके आते हैं, आसाम में करके आते हैं, जबकि गलत होता है। दार्जिलिंग क्षेत्र कहाँ पर है, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। तो इसलिए कभी भी अगर दार्जिलिंग शब्द आपके सामने आए तो याद रखना वो पश्चिम बंगाल का इलाका है। मतलब ये जो नक्शे में जगह है ना, ये वाली, यहाँ का इलाका होगा दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग पहाड़ियों से ये नदी मिलती है। गंगा के बाएं तट की अंतिम साइड, बाएं तट की अंतिम सहायक नदी से कहते हैं। गंगा के बाएं तट की सबसे आखिरी सहायक नदी ये मानी जाती है। तो ये हमने देखा, ये तो होगी बाएं तट की सहायक नदियां। ये नदियां कैसी होगी, ऊपर वाली साइड से, इस वाली साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हो गई। अब अपन जो करेंगे, हम देखेंगे कि इसके नीचे वाली साइड से, इस दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने ऊपर वाली दिशा से बाएं तट से मिलने वाली नदियों को देखा है। ज्यादा आपको डीप या नहीं चाहिए, सिर्फ उनका एक आपको सीरीज याद रखना है, उद्गम हल्का सा याद करना है, और ज्यादा अगर करना चाहो तो कहाँ मिलती है गंगा में, मैक्सिमम वहां तक जाकर के करो। बाकी पूरी रामायण इनकी, अगर आप
वह उस स्टेट से नहीं हो तब आपको नहीं करना, ठीक है। और अब अपन देखेंगे दाएं तट की साइड में, इसमें हमने यमुना ऑलरेडी कर चुके थे। इसके बाद हमको करनी है सोन नदी। यमुना, सोन और दामोदर 3 नदियां थी जो इस वाली साइड से मिलती थी। दूसरी एक तो यमुना थी तो हमने कर ली, इसके बाद में अपन करेंगे सोन नदी। सोन नदी, इसका उद्गम कहां होगा? अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम कहां होगा? अमरकंटक। और वो कहां होगा? मध्य प्रदेश, एमपी में। यानी यहां से आप इसको इस सोन नदी का उद्गम बनाएंगे, ठीक है। यहां से सोन नदी जाती है और इसमें ये कहां मिलती है? ये आरा के नजदीक, आरा नाम की जगह, पटना से थोड़ा पहले आएगा आरा, उस आरा के नजदीक, आरा से आगे जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो उसका उद्गम कहां है सोन का? एमपी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में होगा। अमरकंटक कहां है? मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होगा। इसका बहाव क्षेत्र कौन सा? भाई देखो, मध्य प्रदेश से निकल रही है तो मध्य प्रदेश तो होगा ही होगा, और फिर यूपी में जाएगी और फिर बिहार में। तो एमपी, यूपी और बिहार, इसका बहाव क्षेत्र आपको सोन नदी का याद करना। इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा होगा? एमपी, यूपी और बिहार, ये इस नदी का बहाव क्षेत्र माना जाएगा। एमपी, यूपी और बिहार सोन नदी का बहाव क्षेत्र है। और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। कई बार सोन नदी को लेकर के सवाल गलत हो जाते हैं स्टूडेंट से, क्योंकि वो समझते हैं कि सोन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना। यमुना की सहायक नदियों में क्या होता है? केन, बेतवा, चंबल, कालीसिंध, ये नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां। सोन नदी को गांठ बना लो, गंगा की सहायक नदी। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। यहां से कई बार सवाल गलत होता है, क्योंकि जल्दबाजी में लगता है कि वो सोन, केन, बेतवा ऐसा करके उस ट्रिक में याद कर लेते हैं, जबकि नहीं करना है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, इसको इंपोर्टेंट बना करके याद कर लो। सहायक नदियों के क्रम में इसमें जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है। और गंगा में कहां मिलेगी? आरा के निकट गंगा में मिल जाती है। आरा के निकट गंगा में मिल जाती है। आरा के निकट गंगा में ये नदी मिल जाती है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस तरह से ये सोन नदी हुई, और इसका नाम सोन नदी है ना, तो ऐसे पौराणिक कथाएं चलती है कि यहाँ पर सोने के कण पाए गए, या फिर सोने के कण पाए जाने की संभावना है, इसलिए इस नदी को सोन नदी कहते हैं। गंगा के दाएं तट की ये नदी है, मतलब दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां में सोन नदी दूसरी होगी। पहली यमुना थी, इसके बाद सोन। अब एक बची दामोदर नदी। दामोदर नदी दाएं तट से, दक्षिणी तट से मिलने वाली 3 नदियां थी, उनमें एक और कौन सी नदी है? दामोदर नदी, यहां से, ठीक है। थोड़ा इधर कर लो। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार, की भ्रंश घाटी से, छोटा नागपुर पठार की भ्रंश घाटी से। आपको केवल छोटा नागपुर पठार शब्द ही याद है। हमने पढ़ा ना, पठारी प्रदेश पढ़ा था, उस समय हमने देखा कि झारखंड के क्षेत्र से छोटा नागपुर पठार पठारी प्रदेश में हमें याद हुआ। उस जगह से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम क्या करना है? छोटा नागपुर पठार, ये इलाका आप याद, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। प्रदेश कौन से इसके, कौन कौन से राज्य में बहती है? बिहार मत याद करना, केवल झारखंड और पश्चिम बंगाल, 2 ही राज्य इसके संबंध में आप याद रखोगे, एक तो झारखंड, एक पश्चिम बंगाल। इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि इस नदी में अचानक बाढ़ आती थी। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण ये कई घरों को उजाड़ देती थी, हर साल लोगों को पलायन करना पड़ता था। इसलिए कहा जाता था कि दामोदर नदी बंगाल की दुखांतिका है, बंगाल की शोक है। बंगाल में प्रतिवर्ष ये शोक लाती है, दुख लेकर के आती है, उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन कहा जाता था, है नहीं, क्योंकि
अब क्या हो गया, इस पर कई सारे बांध बना दिए जिनसे इसकी काया पलट हो गई और पूरे क्षेत्र में ये बाढ़ लेकर के नहीं आती। हाँ, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो तो अलग बात है, पर इसमें इसके बहाव क्षेत्र को काफी नियंत्रित कर लिया गया, तो इसे शोक कहा जाता था। इस बात को याद रखें। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। यहां से निकलने के बाद ये तो एक साथ लिखना और बाद में लिखना, ये पहले इसकी उद्गम के बाद कहाँ जाती है। यहां से छोटा नागपुर से इसका उद्गम हुआ, वही झारखंड में से इसकी शुरुआत हो गई, फिर ये आसनसोल के निकट जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और फिर हुगली में मिल जाती है। ठीक है, तो आसनसोल के बाद जो है ये हुगली नदी में मिल जाती है। अंततः आसनसोल के निकट तो ये कहां करती है, बंगाल में प्रवेश करती है और कोलकाता के निकट हुगली नदी में मिल जाती, हुगली में मिल जाती। हुगली क्या है, गंगा ही तो है हुगली, केवल नाम चेंज हुआ है, नदी तो गंगा ही है ना। तो कभी कभी कंफ्यूजन मत होना, सवाल आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो अगर ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से हुगली की सहायक नदी कौन है, तब भी दामोदर है, और गंगा की ऑटोमेटिक सहायक तो है ही। ठीक है, अपने को एमसीक्यू का नेचर देख के आंसर करना होगा। तो कोलकाता के निकट ये हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली बाद में अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कहानी हुई दामोदर नदी की। दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। और कोसी नदी जो देखा वो बिहार का शोक कही जाती है। कोसी नदी में लिख लो, मैं लिखाया नहीं आपको, कोसी नदी बिहार का शोक और दामोदर नदी बंगाल का शोक मानी जाती थी। तो ये चीजें अपने को नदियों के संबंध में याद हुई। दामोदर नदी होगी। अब मैं आपको थोड़ा इसमें बता दूं, देखो हुगली नदी कभी आ जाए ना तो ये गंगा की सहायक नदी मत मानना है इसका, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, हुगली नदी गंगा ही है, केवल नाम चेंज हुआ। यहां से क्या होता है, मैंने पढ़ा है ना, फाल्टा के बाद, फाल्टा बैराज के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है, गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो कोलकाता की तरफ आता है, दूसरा बांग्लादेश में चला जाता है। जो बांग्लादेश में चला जाता है वो गंगा के रूप में जाता है, जो इधर की तरफ आता है उसका नाम क्या हो जाता है, हुगली हो जाता है। तो हुगली जो है गंगा की सहायक ना होकर के वितरिका है। देखो सहायक नदी और वितरिका में अंतर क्या होता है, जब नदी स्वयं दो भागों में बंट जाती है तब उसे अपन कहते हैं, जो नदी एक भाग बंटता है उसे अपन कहते हैं वितरिका। और सहायक नदी क्या होती है, अपनी कोई दूसरी स्वतंत्र नदी जब नदी में आकर के मिलती है तो उसे अपन कहते हैं सहायक नदी। तो हुगली जो है ये गंगा की एक वितरिका है, ना कि सहायक नदी। इस बात को याद रखेंगे। सवाल बनकर के आ गया ना, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, और चार ऑप्शन आ जाएंगे, कोसी, गंडक, सोन और हुगली। क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, और चार ऑप्शन आपके सामने क्या आएंगे, गंडक, कोसी, सोन और हुगली। अब आपको सोन में कंफ्यूज, क्योंकि आपने सोन का संबंध किससे बनाओगे, आप यमुना के नजदीक ले जाओगे उसे और गलती कर दोगे। हुगली जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, एक्चुअल में ये गंगा ही है, केवल क्या है, गंगा की वितरिका है। मतलब गंगा दो भागों में यहाँ पर बट जाती है, इसलिए एक भाग को हम हुगली कहते हैं, और ये जो पद्मा के रूप में दूसरा भाग जो है बांग्लादेश में चला जाता है। तो ये हमने नदियों के संबंध में चीजों को देखा, और बाकी इसके इनके किनारे बसे हुए शहर हमने उस चीज से याद किए। कानाबाब हवाई वेग से भागा, इससे हमने गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के नाम याद कर लिए। तो ये कहानी हुई गंगा की। अंततः गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है, एक वाला भाग कोलकाता में इधर आता है जिसे अपन हुगली कहते हैं, एक भाग बांग्लादेश में जिसे पद्मा कहते हैं। ये गंगा के संबंध में हमने चीजों को कंप्लीट किया। इसके किनारे बसे हुए शहर देखें। अब जो इसके इन पर जो जलप्रपात बने हुए होते हैं ना, वो अपन जल परियोजना जब पढ़ेंगे ना उनके अंदर करेंगे। अभी यहाँ पर मिक्सअप करने से फायदा नहीं है, हमारा फोकस केवल नदी तंत्र पर है, इसलिए अपन इसमें कहाँ कहाँ पर कौन सा बैराज बना हुआ है, कहाँ कौन सी परियोजना लगाई है, उन क्षेत्रों को अपन यहाँ पर
नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ मिक्सअप करने से कोई फायदा नहीं है। हमने इसमें गंगा नदी के संबंध में ये चीजें पढ़ी। इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में बातें करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।